नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं मेघदूत और मोबाइल के कंपेयर करूंगी, यानी कि दोनों को जोड़ दूंगी और इसी के साथ कालिदास जी के बारे में कुछ रोचक बातें करूंगी। इसलिए अब शुरू करती हूँ मैं पहला श्लोक। किस तरह कालिदास जी ने मोबाइल की कल्पना की थी उस समय में, ये मैं इस श्लोक में बताऊंगी। सबसे पहले मैं श्लोक को पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी, फिर उसको मोबाइल से कंपेयर करके जोड़ूंगी। वैसे तो वो बहुत सारे टीकाकारों ने व्याख्या की है अपने अपने विचारों से, लेकिन सबकी इमेजिन ही रही होगी क्योंकि कोई तो कालिदास का कोई मित्र तो था नहीं कि उस समय में भी जाता और उनसे बातें करता और फिर व्याख्या करता। सब ने अपनी इमेजिन की ही और कल्पना से के ही व्याख्या किया है। वैसे मैं भी इस श्लोक का आज के दौर को लेके व्याख्या करूंगी कि किस तरह मेघदूत को कालिदास ने मोबाइल की कल्पना मेघदूत से की। मतलब कि उन्होंने मेघदूत नाम दिया, बस मोबाइल नाम नहीं दे पाए, बस और कुछ नहीं। मैं पहले श्लोक पढ़ूंगी फिर आप लोगों को समझाऊंगी। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघा संदेशार्था क्व पटुकर्णय प्राणिभि प्राणिरिया इत औत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तम यायाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु। अब कालिदास जी कहते हैं कि जो मेघ होते हैं वो धूम धुएं, ज्योति आग और सलिल जल, मारुतम वायु, यानी कि मेघ जो है तो वो धुएं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण होता है। उन्होंने चार चीज़ को मेघ में समाहित किया है, मतलब इन चार चीज़ से मिलके मेघ बनता है और इन सब का मिश्रण मेघ। कहाँ तो मेघ और कहाँ संदेश को ले जाने वाले सभी इंद्रियों से युक्त मनुष्य, यानी कहाँ तो मेघ जड़ और सभी समाचार योग्य समाचार को ले जाने वाले मनुष्य, यानी प्राचीन काल में समाचार को मनुष्य ले जाते थे, तो कहाँ तो मनुष्य समाचार ले जाने वाले और कहाँ धुएं, अग्नि और वायु और जल से युक्त मेघ। यानी एक तो जड़ है और एक चेतन है, यानी कि मेघ पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ मतलब कोई संदेश ले जा सके, कालिदास जी कहते हैं। और काम पीड़ित व्यक्ति लेकिन जड़ और चेतन में भेद करना भूल जाता है। वो जड़ से भी चेतन की तरह बातें करता है, उससे जैसे लगता है कि ये जीवित हो, ऐसे अपनी प्रिया के बारे में बातें करेगा, अपने बारे में बातें करेगा। तो वही कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ तो इन सब से युक्त मेघ और कहाँ योग समाचार ले जाने वाला व्यक्ति होता है, दोनों बहुत अंतर है। फिर भी कालिदास जी ने मेघदूत की कल्पना की। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जड़ कभी नहीं ले जा सकते समाचार या कुछ भी नहीं ले जा सकते और चेतन ही ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेघदूत की कल्पना की। अब उनको अब ये बता रहे हैं कि मतलब काम पीड़ित व्यक्ति है जो विरह में है, अपनी पत्नी के विरह में है, वो ये भूल चुका है सब कुछ कि मतलब जड़ नहीं कुछ कर सकता, चेतन ही कर सकता है। फिर भी वो जड़ से चेतन की तरह बात कर रहा है और अपनी समाचार विरह की बातें मेघ से कह रहा है अपनी पत्नी के पास जाने के लिए। अब कालिदास जी ने यहाँ पर ये जानते हुए कि जड़ है और नहीं ले जाएगा, फिर भी कल्पना की कि मेघ दूत बन के जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी ये कल्पना अब इस समय बिल्कुल से मतलब साकार हो चुकी है क्योंकि ये जो मोबाइल आ चुका है ये मेघदूत का ही काम करता है। मेघदूत धुएं से बना, अग्नि से बना और जल और वायु से बना। और हम लोगों का मोबाइल किससे चलता है? वायु के द्वारा, तरंगों के द्वारा पहुंचता है, हम लोगों के पास बातें पहुंचती है। और इसमें वायु आ गया, अब इसमें जल कैसे आया, अग्नि कैसे आई। अब हमारा मोबाइल चार्ज किससे होता है? लाइट से चार्ज होता है।
तो अग्नि आ गई। अब अग्नि, ये जो लाइट हम लोग जलाते ही आता है कहाँ से? पानी से बनता है। तो जल भी आ गया, जल अग्नि आ गई, वायु भी आ गया मोबाइल में। अब धुआं, धुआं कहाँ बचा? अब जहाँ पर अग्नि होगी वहाँ तो धुआं होना ही होना है। तो हमारा मोबाइल इन चारों चीज़ों का मिश्रण है और एक चेतन की तरह समाचार देता है। लोगों से बातें लोग बात कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, सब कुछ संभव हो गया। तो कालिदास जी ने इस चीज़ की कल्पना की, लेकिन फिर कल्पना करके भी उस चीज़ को झूठा बोला, क्योंकि उनको लगा ये संभव तो है नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में कल्पना करो, कुछ भी कल्पना करो, वो दुनिया में पहले से मौजूद होता है, यानी वो रहता है, तब भी हम उस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल आने वाले भविष्य में था, इसलिए कालिदास जी ने मेघदूत के नाम से इसकी कल्पना की। और कल्पना को लेकिन उनको लगता था कि ये कल्पना कभी सच हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने काम पीड़ित व्यक्ति मोह में सब कुछ भूल जाता है, ये कह के खुद को झुठला दिया। काश वो अब होते और देखते कि उन्होंने जो लिखा वो सच हो चुका है। और तो मतलब पहले भी व्यक्ति कुछ ऐसी कल्पना करते थे जो भविष्य में सब सच हो रही है धीरे धीरे। तो मैं सोच रही हूँ कि मेघदूत एक तरह से मोबाइल ही है, और पूरा उसका शरीर भी उसी तरह बना है जैसे मेघों का बना है, और कालिदास जी ने जैसे वर्णन किया है। सिर्फ उन्होंने वो नाम नहीं दिया, क्योंकि शायद वो नाम दे भी नहीं पाते कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बात इमेजिन की और ख़ुद को भी झूठा फिर बाद में बतलाया, शायद सच न होने के कारण। लेकिन अब वो सच हो चुका है, और मुझे तो लगता है कि प्राचीन काल में व्यक्तियों को जो अनुभव होता था इमेजिन, वो तो भविष्य में सब सच ही होगा। आगे मैं एक श्लोक और पढ़ूंगी, लेकिन सोच रही हूँ मैं पहले कालिदास जी के बारे में बातें करूँ। कालिदास जी जब ज्ञान प्राप्त करके अपनी पत्नी के पास जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, और उनकी पत्नी ने संस्कृत से बोल के दरवाज़ा खोला, और उन्होंने उन जो संस्कृत से उन्होंने बोल के दरवाज़ा को जो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, उससे 3 काव्यों की रचना हुई। फिर इसके बाद जिस विद्वोत्मा के कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनको ही उन्होंने अपने मतलब गुरु की तरह पूजा करने लगे। उनको पति नहीं समझते थे। ये एक किंवदंती है, मतलब सच भी हो सकता है, नहीं भी सच हो सकता कहानी, लेकिन ये कालिदास के बारे में ऐसी बात प्रचलित है, ऐसी कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को एक गुरु की तरह मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। इससे उनकी पत्नी नाराज़ हो गई और उन्होंने श्राप दिया उनको कि वो एक स्त्री के हाथों ही उनकी मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों में ही होगी। फिर कालिदास अपने मित्र कुमार दास के पास श्रीलंका गए। वहाँ उन्होंने एक वेश्या के दरवाजे में एक श्लोक लिखा था, जो कि उन्होंने श्लोक को आधा लिखा था श्लोक, उन्होंने दूसरा लाइन लिख के उसको पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद जब वहाँ के उनके दोस्त मित्र थे, राजा थे, कुमार दास जी थे, उन्होंने जब ये सुना, ये देखा कि मतलब ऐसा उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने इसमें मुद्राएं रख रखी थी कि जो इसे पूरा करेगा उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कालिदास जी ने उसको जब पूरा किया तो जिस वेश्या के दरवाजे पर लिखा तो उस वेश्या ने उनको मार डाला। अब कुमार दास जी को जब ये पता चला तो वो उनके पास गए और उन्होंने इतने वो दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि उनके मृत्यु के साथ उन्होंने भी आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या समझ लो कर लिया। उन्होंने भी अपने को मार डाला, उनको वियोग नहीं सह पाए। तो इस तरह हमें मालूम होता है कि मतलब कालिदास जी कितने विद्वान थे कि कहीं भी कोई अधूरी चीज़ है तो उसको पूरा कर सकते हैं। और अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, फिर भी इतना तो शायद मुझे लगता है कि ये दूसरे की प्रसिद्धि से, ज्ञान से लोग उस समय भी जलते थे। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो जलते ही रहे होंगे। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ऐसा, लेकिन जिन्होंने मोबाइल की कल्पना पहले ही कर ली तो वो तो महान व्यक्ति ही होगा। How can impossible a man who thinks about mobile in ancient days
but is it impossible in this time? So I can not believe in कालिदास थिंकिंग. मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि कालिदास जी इतने भविष्य के इमेजिन अपनी कल्पनाओं में इस तरह करेंगे कि वो भविष्य में एकदम से साकार हो जाएगा. अब मैं सोच रही हूँ आज इतना ही रहने दूँ, अगला श्लोक मैं अगले वीडियो में पढ़ूँगी. आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट्स करके बताइए, जो लोग संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, कि मैंने इस व्याख्या को सही किया या अथवा नहीं किया, इसमें और क्या कमी रहेगी जो कि मैं पूरा कर सकूँ. आप लोग कमेंट्स करिए तो मुझे और वीडियो अच्छी बनाने का, इससे अच्छी व्याख्या करने की दिमाग में बातें आएंगी कि और इसको कितना अच्छा व्याख्या किया जा सकता है. प्राचीन काल की कल्पना को मैं आज के दौर में कैसे मतलब उसको सही साबित करके व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्राचीन काल ने जो व्याख्या की, प्राचीन काल में जो कवियों ने व्याख्या की, वो उस समय की व्याख्या थी और मैं इस समय की व्याख्या कर रही हूँ. तो आप लोग कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. मैं अगले श्लोक अगले वीडियो में बताऊंगी. तब तक के लिए नमस्कार.